प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपन बात करेंगे शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के बारे में। देखिए, शाहजहां के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके संदर्भ में अपन बात करें। देखिए साहब, शाहजहां 1627 से 1658 का कार्यकाल था शाहजहां का। जन्म है शाहजहां का 5 जनवरी 1592 लाहौर के अंदर इनका जन्म हुआ। माता है, ये थी जगत गोसाई। शिक्षक जो इसका था, ये मुल्ला कासिम बेग पहला शिक्षक, और दूसरा था हकीम अली गिलानी, जो इसको प्रभावित करेगा। गिलानी मूल नाम जो शाहजहां का था, ये था शिहाबुद्दीन। इसके कुछ उपाधि और उपनाम हैं, ये अपन देखते हैं। उपाधि और उपनाम, पहला है खुर्रम। खुर्रम का मतलब होता है खुशी देने वाला। अकबर ने इसका नाम रखा था। दूसरा है मुजीद है समकालीन इतिहासकारों ने, समकालीन इतिहासकार हैं, ये इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है इस्लाम का रक्षक है, यह स्वयं अपने आप को घोषित करता है। नेक्स्ट है इसे विश्व वेदी किरण और विश्व विजेता इसके दरबारी कवियों ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसका एक नाम है शाह इसकी उपाधि है। ये उपाधि इसको मेवाड़ संधि के उपरांत कौन देता है? जहांगीर देता है। एक उपाधि है शाहजहां की उपाधि है, यह अहमद नगर की संधि के बाद जहांगीर है, यह देता है। नेक्स्ट है बेदौलत यानी भाग्यहीन, इसे कौन कहता है? जहांगीर है, ये कहता है। नेक्स्ट देखिए, 1612 में आसफ खान की पुत्री अर्जुबंद बानो यानी मुमताज से इसका क्या होता है? विवाह होता है। नेक्स्ट है जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां जो था, ये कहां पर था? दक्कन में था। और इसी समय जहांगीर के दो बेटे खुर्रम यानी शाहजहां और शहरयार ही जीवित थे। नूरजहां ने शहरयार को लाहौर के अंदर बादशाह घोषित कर दिया। नेक्स्ट है शाहजहां का ससुर था आसफ खान ने खुसरो के बेटे दाबर बख्श को
गद्दी पर बैठाया। शाहजहां ने दाबर बख्श सहित इसके सभी भाइयों की क्या कर दी? हत्या कर दी। इतिहासकार दाबर बख्श को बलि का बकरा कहते हैं। नेक्स्ट है फरवरी 1628 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब ए किरान ए सानी बादशाह गाजी के नाम से आगरा में क्या करवा लिया? अपना राज्य अभिषेक करवा लिया। आगरा में राज्य अभिषेक करवा लिया और आसफ खां को खाना की उपाधि दे दी। खाना की उपाधि दे दी और अपना प्रधानमंत्री है यह बना लिया। 7000 का मनसब है, इसे दे दिया गया। देखें साहब, शाहजहां का जन्म है ये 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ। माता जगत गोसाई, शिक्षक जो था ये इसका मुल्ला कासिम बेग और दूसरा शिक्षक था हकीम अली गिलानी। हकीम अली गिलानी इसको ज्यादा प्रभावित करता है शाहजहां को। नेक्स्ट देखिए, मूल नाम इसका था ये शहाबुद्दीन था। किसका? शाहजहां का। उपाधि और उपनाम देखें, खुर्रम है, ये इसका अर्थ होता है खुशी देने वाला। ये अकबर ने इसको नाम दिया था। मुजहिद नाम है, ये समकालीन इतिहासकारों ने दिया। इस्लाम का रक्षक इसने स्वयं को घोषित किया। विश्व भेदी किरण, विश्व विजेता दरबारी कवियों ने इसको कहा। शाह इसको मेवाड़ की संधि के ऊपर जहांगीर ने कहा और शहजादा है यह अहमदनगर की संधि पर जहांगीर ने इसको नाम दिया या उपाधि दी। बेदौलत है, इसका मतलब होता है भाग्यहीन, ये जहांगीर इसको कहता है। 1612 में आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से इसका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। जहांगीर जब मृत्यु होती है जहांगीर की, तो शाहजहां या खुर्रम इस समय कहां पर था? दक्कन में था। शाहजहां की मृत्यु के बाद में खुर्रम और शहरयार 2 बेटे इसके जीवित रहे थे। नूरजहां ने शहरयार से अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह कर रखा था और शहरयार को लाहौर में क्या कर दिया था? बादशाह घोषित कर दिया था। शाहजहां की अपन बात करें तो शाहजहां का ससुर आशफ खां था। आशफ खां है, इसने खुसरो के बेटे दाबर बख्श को क्या बैठा दिया? गद्दी पर बैठा दिया, दिखावा करने के लिए। शाहजहां दक्कन से आता है और दाबर बख्श के सभी भाइयों की हत्या करवा दी जाती है। इतिहासकार हैं ये कहते हैं दाबर बख्श को बलि का बकरा। फरवरी 1628 के अंदर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब ए किरानी ए सानी बादशाही गाजी के नाम से जहांगीर है ये आगरा के अंदर अपना क्या करवाता है? राज्याभिषेक करवाता है और अपना प्रधानमंत्री अपने ससुर आशफ खां को बनाता है और इसे खाना की उपाधि देता है और 7000 का क्या देता है? मनसब देता है। आगे देखिए साहब, राज्याभिषेक कर दिया आपने शाहजहां का। आगे देखें, राज्याभिषेक हो चुका है। अब देखिए इसके परिवार के बारे में बातें करें तो इसकी जो पत्नी है वो पता ही आपको, अर्जुमंद बानो बेगम तो है ही, एक है कंधारी बेगम और मुमताज यानी अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज और मलिका जहानी, इसे मलिका ए जहानी भी कहा गया अर्जुमंद बानो बेगम को। इसके सब पुत्र हैं दारा शिको, शाह
शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये इसके 4 पुत्र हैं। पुत्री देखिए, पूर्ण बेगम, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, गोहन आरा बेगम। नेक्स्ट देखिए, इसके समय विद्रोह हुए। विद्रोह देखेंगे तो पहला विद्रोह है खान ए जहां लोदी का विद्रोह। कब का है? 1628 से 31 का विद्रोह। ये जो था, ये एक अफगान अमीर था, अफगान अमीर था। मूल नाम इसका पीर खान था। जहांगीर ने इसे खान खाना की उपाधि दी थी और यह शाहजहां के काल में प्रथम विद्रोह था। शाहजहां के काल का पहला जो विद्रोह था, ये कौन सा है? खाने जहां लोदी का विद्रोह। दूसरा देखिए, बुंदेला। दूसरा जो विद्रोह है, ये है बुंदेला विद्रोह 1628 में। वीर सिंह बुंदेला का उत्तराधिकारी जुझार सिंह ने क्या किया था? विद्रोह किया था। और इसका दमन है, ये कौन करेगा? औरंगजेब करेगा। औरंगजेब इसका क्या कर देगा साहब? दमन कर देगा। महोबा का विद्रोह है 1639 के अंदर। संपत राय के द्वारा विद्रोह किया जाएगा महोबा में। और ये जो बुंदेलों का जो विद्रोह था, ये इसमें ध्यान में रखना, बुंदेलों का जो विद्रोह था यह है शाहजहां से औरंगजेब तक चला था। अच्छी बात। नेक्स्ट देखिए, आपका सिखों का विद्रोह, सिखों का संघर्ष क्या रहेगा? 1628 से 31। सिख गुरु है हर गोविंद सिंह। इसके साथ में बाज पक्षी को लेकर विवाद रहेगा और श्री गोविंदपुर नगर बसाने को लेकर शाहजहां और हरगोविंद के मध्य विवाद रहेगा। देखिए, पत्नी जो है ये कंदारी बेगम और अर्जुमंद बानो बेगम थी। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल और मलिका ए जहानी भी कहा जाता है। पत्नियां और भी थी, प्रमुख यही। पुत्र देखें, दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद थे। पुत्रियां जो थी, ये कौन थी? पुरहुनर बेगम, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, गोहन आरा बेगम। विद्रोह देखिए, खाने जहां लोदी का विद्रोह है 1628 से 31 के मध्य। ये एक अफगान अमीर था, इसका मूल नाम पीर खान था। जहांगीर ने इसको खाने खाना की उपाधि दी थी और जहांगीर के काल शाहजहां ने इसको पीर खान की उपाधि दी थी। और शाहजहां है, इसके काल की बात है। 1 मिनट देखिए, भी अपन बात कर रहे हैं विद्रोह के संदर्भ में। और आपका जो विद्रोह है, ये विद्रोह में जहांगीर ही आएगा साहब। यहाँ पर देखना, जहांगीर है, इसके संदर्भ में ही बातें हैं। ये विद्रोह में जहांगीर के संदर्भ में ही है।
मूल नाम पीर खान था। जहांगीर ने इसको खाने खाना की उपाधि दी थी। और यह शाहजहां के काल का पहला जो विद्रोह है, ये कौन सा विद्रोह है साहब? खाने जहां लोधी का विद्रोह है, बुंदेला विद्रोह। 1628 के अंदर वीर सिंह बुंदेला जो था, इसका बेटा था जुझार सिंह, इसने विद्रोह किया। और इसको किसने दबाया था? औरंगजेब ने दबा दिया था। औरंगजेब ने इसको दबा दिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महोबा। महोबा का जो विद्रोह हुआ था, ये 1639 के अंदर चंपत राय के नेतृत्व में हुआ था। बुंदेला का जो विद्रोह है, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। बुंदेला का विद्रोह शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक चला था। सिखों का विद्रोह है, ये देखिए 1628 से 31। सिखों का गुरु है हरगोविंद सिंह, जो शाहजहां और हरगोविंद सिंह के मध्य बाज पक्षी को लेकर विवाद होता है। और श्री गोविंदपुर नगर कस्बा बसाने या नगर बसाने के लिए भी क्या होता है? शाहजहां और हरगोविंद सिंह के मध्य विवाद होता है। आगे देखिए विद्रोह है, इसी के अंदर ही और बात कर लें अपन। विद्रोह है, इसमें पुर्तगालियों का दमन देखिए आप। पुर्तगालियों का दमन है, ये सब 1631 से 32 के मध्य देखें। पुर्तगालियों का दमन, पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक से उगली प्राप्त कर ली थी। उगली प्राप्त कर ली और यहाँ पर मनचाहा व्यवहार करते थे। और इन्होंने क्या किया था? मुमताज महल की दो दासियों का शाही नौका से अपहरण कर लिया था। 1632 में ढाका के मुगल गवर्नर, नाम है कासिम अली, ने विशाल सेना लेकर के ओगली पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। यहां से खदेड़ दिया गया था इनको। आप देखिए अभियानों की अपन बात करेंगे। अभियान है, अभियानों में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, पहले इसको देख लें। पुर्तगालियों के साथ में क्या व्यवहार रहता है शाहजहां का? 1631-32 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक से उगली प्राप्त कर ली थी और यहाँ पर मनचाहा व्यवहार है ये कर रहे थे। और मुमताज महल की ये तात्कालिक घटना है। मुमताज महल की दो दासियों को शाही नौका से अपहरण कर लिया था पुर्तगालियों ने। 1632 के अंदर ढाका का मुगल गवर्नर है कासिम अली, इसने उगली पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों को क्या करता है? हरा देता है। अब अपन बात करेंगे शाहजहां के अभियानों की। देखें शाहजहां के अभियान देखिए। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अभियानों से। अभियान देखिए, पहला है अहमद नगर विजय। कब किया साहब? 1633। देखिए अहमदनगर विजय। अहमदनगर का जो सुल्तान था ये था निजाम शाह मुर्तजा द्वितीय। ये क्या था? शासक था। इसका प्रधानमंत्री था मलिक अंबर का पुत्र फतेह खान प्रधानमंत्री था। मुगल सेना का नेतृत्व है ये किसने किया था? आजम खान ने किया था। अहमदनगर के प्रधानमंत्री
फतेह खान ने सुल्तान की हत्या करके इसके 10 वर्षीय पुत्र हुसैन को यहाँ का क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया, और स्वयं इसका संरक्षक बन गया। फतेह खान मुगलों से मिल जाता है और अहमदनगर है यह मुगलों को क्या कर दिया, सौंप दिया। अहमदनगर मुगलों को सौंप दिया, सर मुगलों को सौंप दिया। 1632 में सुल्तान हुसैन खान को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया और 1633 में दौलताबाद सहित अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब है बीजापुर से संधि। देखिए साहब, बीजापुर से संधि 1636 में यहाँ का शासक है मोहम्मद आदिल शाह। 1631 में, 1636 की बात है ये संधि वाली, 1631 में शाहजहां ने आसिफ खां को बीजापुर पर आक्रमण के आदेश दिए। 1636 में आदिल शाह ने अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब है गोलकुंडा से संधि। सोलह सौ 36 की है। यहाँ का जो शासक है ये है अब्दुल्ला कुतुब शाह। शाहजहां ने शेख अब्दुल्ला लतीफ नामक दूत को गोलकुंडा भेज दिया और 26 मई 1636 में दोनों के मध्य क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो गोलकुंडा से संधि हो गई। अब है गोलकुंडा पर पुनः आक्रमण। ये देखिए 1656 में इस समय मीर जुमला वजीर था अब्दुल्ला कुतुब शाह का, और मीर जुमला जो है, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा है यह भेंट किया। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया और गोलकुंडा ने अधीनता स्वीकार कर ली। यानी नेतृत्व कौन करेगा, औरंगजेब, और गोलकुंडा ने अंतिम रूप से अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए साहब, अभियानों की बात कर रहे हैं। अहमदनगर विजय 1633 की है। अहमदनगर का शासक था निजाम शाह मुर्तजा द्वितीय।
प्रधानमंत्री था यहाँ का मलिक अंबर। मलिक अंबर का बेटा फतेह खान यहाँ का क्या था, प्रधानमंत्री था। मुगल सेना का नेतृत्व आजम खान ने किया था। फतेह खान ने सुल्तान की हत्या कर दी थी और सुल्तान का 10 वर्षीय बेटा हुसैन को सुल्तान बना दिया और इसका संरक्षक बन जाता है। फतेह खान मुगलों से मिल गया और अहमदनगर किनको सौंप दिया था, मुगलों को सौंप दिया। 1632 में सुल्तान हुसैन खान को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया और 1633 के अंदर दौलताबाद और अहमदनगर है इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर के साथ में संधि है 1636 की। यहाँ पर शासक होता है मोहम्मद आदिल शाह। 1631 के अंदर शाहजहां ने बीजापुर का नेतृत्व किसको भेजा, आसफ खान को भेजा और 1636 के अंदर आदिल शाह ने अधीनता स्वीकार कर ली। गोलकुंडा से संधि है 1636 की है। यहाँ का जो शासक था ये अब्दुल्ला कुतुब शाह था। शाहजहां ने शेख अब्दुल्ला लतीफ नामक अपना दूत है ये इसके दरबार में भेजता है, अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में भेजता है और अब्दुल्ला कुतुब शाह के साथ में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। गोलकुंडा पर पुनः आक्रमण 1656 में किसके नेतृत्व में होता है, औरंगजेब के नेतृत्व में होता है। और यहाँ का जो अब्दुल्ला कुतुब शाह का वजीर था ये कौन था, मीर जुमला था, जो एक योग्य वजीर था। और मीर जुमला है इसने अधीनता स्वीकार कर ली और शाहजहां को कौन सा हीरा भेंट किया था, कोहिनूर हीरा भेंट किया था। आगे देखिए अभियान चल रहे हैं साहब। अभियानों में देखिए आगे दक्कन और औरंगजेब की सूबेदारी। दक्कन में औरंगजेब की सूबेदारी। दक्कन में औरंगजेब की सूबेदारी। औरंगजेब की सूबेदारी देखिए साहब, दक्कन के अंदर औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं अपन, क्या क्या यहाँ पर काम करेगा औरंगजेब। अंतिम रूप से शाहजहां ने शाहजहां ने 1636 को अहमदनगर की निजामशाही का अंत कर दिया। आदिल शाही व कुतुब शाही इसको अपने क्या कर लिया, अधीन कर लिया और दक्षिण की समस्याओं को निपटा दिया। तथा दक्कन का जो सूबेदार है ये किसको बना देता है, औरंगजेब को बनाता है। नेक्स्ट है देखिए औरंगजेब है इसको 3 बार यहाँ का सूबेदार बनाया जाता है। प्रथम सूबेदारी इसको 1636 से 34 के मध्य दी जाती है। द्वितीय जो इसको सूबेदार बनाया जाता है ये तो हो गया दक्कन का पहली बार। दूसरी बार इसको 1644 में गुजरात का सूबेदार बनाया जाता है और गुजरात का जो सूबेदार इसको बनाया जाता है तो इसमें देखिए तीसरी बार जो इसको बनाया जाता है ये दक्कन का ही सूबेदार बनाया जाएगा। औरंगजेब की दूसरी सूबेदारी है दक्कन के अंदर 1652 से 58 तक दक्कन के अंदर ये दूसरी सूबेदारी है। ये दूसरी सूबेदारी है दक्कन की। इसके अंदर इस समय
औरंगजेब मुर्शीद कुली खां। इस समय औरंगजेब मुर्शीद कुली खां की सहायता से दक्कन के अंदर किसको बढ़ावा देता है? कृषि को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहते हैं। दक्षिण का क्या कहते हैं? टोडरमल। शाहजहां ने दक्षिण मुगल क्षेत्र है, इसके 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया इसको। कौन कौन से? खानदेश, बरार, तेलंगाना, दौलताबाद। अब देखेंगे अपन बीजापुर पर आक्रमण। बीजापुर आक्रमण 1657। शासक रहता है यहाँ का अली आदिल द्वितीय। मुगल सेना का नेतृत्व करता है मीर जुमला व शाइस्ता खां। इसके बाद देखिए इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति देखेंगे। पहले ये देखते हैं अभियानों में दक्कन में औरंगजेब की सूबेदारी। अंतिम रूप से 1636 के अंदर अहमदनगर की निजाम शाही का अंत कर दिया, आदिल शाही का अंत हो गया, कुतुब शाही जो है ये किसके अधीन हो गई थी? शाहजहां के अधीन हो गई थी। सूबेदार के रूप में औरंगजेब है, ये देखिए निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही है, इसका अंत हो गया और ये क्षेत्र को दक्कन कहते हैं। और दक्कन का सूबेदार किसे बना दिया गया? औरंगजेब को। दक्कन की पहले सूबेदारी 1636 से 34 के अंदर किसको दी गई? औरंगजेब को दी गई। औरंगजेब की दूसरी सूबेदारी 1644 में कहाँ की रहती है? गुजरात की। और दक्कन की दूसरी सूबेदारी 1652 से 58 तक दोबारा किसको बनाया जाता है? औरंगजेब को बनाया जाता है। और औरंगजेब की इस दक्कन की दूसरी सूबेदारी यानी 1652 से 58 के मध्य औरंगजेब है कुछ महत्वपूर्ण काम करता है। मुर्शीद कुली की सहायता से दक्कन में किसको बढ़ावा देता है? कृषि को बढ़ावा देता है। इसी मुर्शीद कुली खां को क्या कहते हैं? दक्षिण का टोडरमल कहते हैं। शाहजहां ने दक्षिण के मुगल क्षेत्र है इसको 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया, खानदेश, बरार, तेलंगाना और दौलताबाद। अब बीजापुर पर आक्रमण है 1657 के अंदर। शासक यहाँ का था अली आदिल द्वितीय और यहाँ पर मुगल सेना का नेतृत्व मीर जुमला और शाइस्ता खान करते हैं। आगे देखिए अभियानों के अंदर उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति के बारे में बात करेंगे। अभियानों में अभियान चल रहे हैं शाहजहां के, और शाहजहां के अभियानों में अपन बात करेंगे तो देखेंगे उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति, शाहजहां की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। एशिया का शाहजहां के समय जो शासक था ये था नजर मोहम्मद व कुछ समय इसका पुत्र अब्दुल अजीज रहेगा। ये अब्दुल अजीज इससे विद्रोह कर देगा और शासक बन जाएगा। तथा फारस का शासक रहता है शाह अब्बास। शाहजहां ने शाहजहां जो हिंदुस्तान का प्रथम शासक है
जिसने मध्य एशिया को जीतने का प्रयास किया। मध्य एशिया को जीतने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। प्रथम अभियान है, प्रथम अभियान देखिए 1646 में मुराद के नेतृत्व में, मुराद के नेतृत्व में मुगलों ने बल्ख व बदख्शा पर क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया। साहब दूसरा बयान देखिए, दूसरा बयान है 1647 में औरंगजेब के नेतृत्व में। यहां पर जो है ये अब्दुल अजीज की हार हुई और 1647 में बल्ख और बदख्शा के प्रदेश हैं, ये नजर मोहम्मद को सौंप दिए गए। नजर मोहम्मद को क्या कर दिए गए, सौंप दिए गए। अब देखिए कंधार विजय, कंधार विजय नहीं सॉरी कंधार अभियान देखेंगे। कंधार अभियान इसमें कुछ सफल रहेगा साझा 1638 से 39। भारत व ईरान के मध्य झगड़े का कारण जो था, ये कौन था साहब, कंधार था। कंधार है, इसे भारत का सिंह द्वार कहते हैं। फारस का शासक है शाह है इस्माइल सफी। उसने मोहम्मद अली को मुगल दरबार में दूत के रूप में भेजा। उधर शाहजहां ने भी अपना दूत है यह मीर बरका को बना करके ईरान भेज दिया। इसके बाद शाहजहां है यह मीर बरका के बाद में सफदर खां और मिर्जा हुसैन को दूत के रूप में ईरान भेजता है। दूत के रूप में फारस ईरान जाते हैं। नेक्स्ट है कंधार। कंधार है ये इस समय फारस के नियंत्रण में है। कंधार का फारस गवर्नर अली मर्दान खां ने कंधार का जो दुर्ग है यह मुगलों को दे दिया, मुगलों को दे दिया और स्वयं मुगल सेवा में शामिल हो गया। मुगल सेवा में शामिल हो गया। ये मुगलों की या शाहजहां की बहुत बड़ी जीत थी। देखिए उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं अपन एशिया के संदर्भ में बात करते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। तो देखिए यहां पर देखेंगे अपन फारस का जो शासक है यह है नजर मोहम्मद व अब्दुल अजीज था। सॉरी एशिया के अंदर जो शासक है यह नजर मोहम्मद व अब्दुल अजीज था। फारस का शासक
शाह अब्बास था। शाहजहां ने हिंदुस्तान का पहला शासक इसे माना जाता है जो मध्य एशिया के ऊपर क्या करता है, इसको जीतने का प्रयास करता है। इंपॉर्टेंट बात है साहब, मध्य एशिया को जीतने का प्रयास करने वाला मुगल शासक है, ये कौन है? शाहजहां। प्रथम अभियान 1646 में मुराद के नेतृत्व में होता है और यहाँ पर 1646 में मुगलों ने बल्ख व बदख्शां को जीत लिया था, जो किसके अधिकार क्षेत्र में आते थे? नजर मोहम्मद व अब्दुल अजीज के। ये नजर मोहम्मद है, ये मध्य एशिया का शासक था और ये इसका बेटा था अब्दुल अजीज। देखिए दूसरा अभियान है मध्य एशिया पर जो होता है, ये 1647 में किसके नेतृत्व में होता है? औरंगजेब के नेतृत्व में होता है। और औरंगजेब है ये बल्ख व बदख्शां प्रदेश है, इन पर दोबारा विजय प्राप्त करता है और नजीर मोहम्मद को ये सौंप दिए जाते हैं। नजीर मोहम्मद को वापस सौंप दिए जाते हैं। कंधार अभियान है, इस पे देखें अपन, कंधार अभियान है 1638 से 39 का है। भारत व ईरान के मध्य झगड़े का मूल कारण जो था ये कंधार था। आपको पता है कि अकबर ने भी कंधार पर विजय प्राप्त करी थी। कंधार है, इसे भारत का क्या कहते हैं? सिंह द्वार कहा जाता है। फारस का शासक तो यहाँ पर जो था 1638 में शाह इस्माइल सफी था। शाह इस्माइल सफी, इसने मोहम्मद अली को मुगल दरबार में दूत बना करके भेजा। शाहजहां ने मीर बरका के बाद में सरफद खां और मिर्जा हुसैन को यहाँ पर क्या भेजा था? दूत बना करके फारस के शाह के पास भेजा था। और ये सारे के सारे जो दूत मंडल थे ये दिखावे के थे। शाहजहां है यह कंधार के ऊपर क्या करना चाह रहा था? अधिकार करना चाह रहा था और ये विश्वास दिलाना चाह रहा था सफी को कि मैं यहाँ पर अधिकार करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। तो देखिए कंधार की अपन बात कर रहे हैं, ये सफदर खां है, सफदर खां। अब देखिए कंधार जो है इसका फारस गवर्नर अली मर्दान खां था, जिसने दुर्ग, कौन सा? कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। मुगलों की सबसे बड़ी विजय थी ये और स्वयं किसमें शामिल हो गया? मुगल सेवा के अंदर शामिल हो गया। आगे देखिए कंधार के अंदर मुगल सेवा में स्वयं क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। आगे देखिए शाह सफी है। शाह सफी के बाद में अब्बास द्वितीय है। यह ईरान यानी फारस की गद्दी पर बैठा, या ईरान की गद्दी पर बैठा या फारस की गद्दी पर बैठा। तो देखिए इस समय कंधार का इसके समय कंधार का मुगल गवर्नर है, यह है दौलत खां था। कंधार का मुगल गवर्नर दौलत खां था और इस दौलत खां के समय अब्बास का द्वितीय का कंधार पर अधिकार होता है और इसके समय मुगलों के हाथों से हमेशा के लिए कंधार निकल जाता है। कंधार को पुनः प्राप्त करने के लिए 3 अभियान भेजे जाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है तीनों में। पहला अभियान है 1639 के अंदर, किसके संदर्भ में? औरंगजेब के संदर्भ में। दूसरा 1652 औरंगजेब व सादुल्ला खां और तीसरा 1653 दारा सिको के नेतृत्व में भेजा जाता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कंधार अभियान की अपन बात कर रहे हैं। कंधार अभियान की शाह शफी के बाद में शासक बनता है अब्बास द्वितीय, ईरान का या फारस का, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंधार जो था ये लेना इसकी प्रमुख नीति थी।
कंधार का इस समय मुगल गवर्नर जो था ये दौलत खां था। दौलत खां है ये अब्बास का आदित्य से हार जाता है और हमेशा के लिए कंधार है ये मुगलों के हाथों से निकल जाता है। कंधार को पुनः प्राप्त करने के लिए 3 अभियान भेजे गए थे। 1639 के अंदर औरंगजेब, 1652 के अंदर औरंगजेब और सादुल्ला खां और 1653 के अंदर दारा शिकोह, लेकिन किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये हो गए साहब शाहजहां के अभियान। शाहजहां के अभियान। अब अपन बात करते हैं शाहजहां की धार्मिक नीति। शाहजहां की धार्मिक नीति। शाहजहां प्रारंभ में कट्टर था, लेकिन बाद में जहां आरा व दारा शिकोह के प्रभाव में उदारवादी बना। 1636 से 37 में सिजदा वह पाए बोस प्रथा को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और इसकी जगह 4 तस्लीम प्रथा को लागू करता है। इंपॉर्टेंट बात है सर। नेक्स्ट है पगड़ी में बादशाह की तस्वीर लगाने पर रोक लगा देता है। नेक्स्ट है 1633 में नवीन हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश देता है। तोड़ने के आदेश देता है। नेक्स्ट है और इस समय बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर के अनेक मंदिर हैं, ये तोड़े भी जाते हैं। शाहजहां है, शाहजहां ने कानून को बशर्ते इस्लाम यानी इस्लाम कबूलो और कानून गो बनो की नीति अपनाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाई। नेक्स्ट है शाहजहां ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई। खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर वहां गो हत्या है इसको बंद करवाया। गो हत्या को बंद करवाया खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर। नेक्स्ट है काशी के प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम था कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और यह है बनारस व
इलाहाबाद में समाप्त किया गया। नेक्स्ट है मनुची व बर्नियर दोनों साजा के निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा करते हैं। न्याय का दिन साजा का बुधवार का दिन होता था, बुधवार का दिन। मोरलैंड है, ये साजा के काल को कर्षक प्रशांति का युग कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, कर्षक प्रशांति का क्या कहता है? युग कहता है। देखिए धार्मिक नीति, देखिए साजा की क्या क्या थी। धार्मिक नीति के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखेंगे अपन। धार्मिक नीति प्रारंभ में कट्टर था, लेकिन बाद में अपनी पुत्री जहां आरा और पुत्र दारासिको के कहने पर उदार प्रवृत्ति इसके अंदर आती। 1636 से 37 में सिजदा व पाइपोस प्रथा के स्थान पर कौन सी प्रथा लागू करता है? चार तस्लीम प्रथा है, यह लागू करता है। चार तस्लीम प्रथा लागू करता है। देखिए चार तस्लीम प्रथा है, यह लागू करता है। प्रणाम करने की प्रथा होती थी। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर लगाने पर रोक लगाता है। 1633 में नवीन मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी करता है, जिसमें बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर के मंदिरों को तोड़ा गया। शाहजहां ने कानून को बशर्ते इस्लाम की नीति अपनाई। इस नीति के तहत क्या होता था? इस्लाम को कबूलो और कानून को बन जाओ। नेक्स्ट है इलाही संवत के स्थान पर कौन सी संवत चलाई इसने? हिजरी संवत चलाई। और अहमदाबाद है, इसके अंदर चिंतामणि मंदिर की इसने क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। और खंबात के लोगों के कहने पर गौ हत्या पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। काशी का प्रसिद्ध विद्वान था कविंद्राचार्य, इसके कहने पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, जिसकी शुरुआत बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। मनुची व बर्नियर ने इसके निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा की है। और न्याय का दिन इसका कौन सा होता था? बुधवार का न्याय का दिन होता था। और मोरलैंड है, यह शाहजहां के काल को कर्षक प्रशांति का काल कहता है। आगे देखिए धार्मिक नीति में नेक्स्ट देखिए कश्मीर व पंजाब, कश्मीर व पंजाब के हिंदू मुसलमानों को विवाह कर से मुक्त कर दिया था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है खफी खां बर्नियर मनुची शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग, ये भी स्वर्ण युग कहता है। स्मिथ है, स्मिथ क्या कहता है? शाहजहां मनुष्य और शासक दोनों के रूप में असफल रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यूरोपिया का संबंध देखेंगे। देखिए कश्मीर और पंजाब के हिंदू मुसलमानों से विवाह कर से मुक्ति दे दी थी इनको। खफी खां बर्नियर मनुची और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है, ये शाहजहां के काल को क्या कहते हैं साहब? मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं। स्मिथ है, विसेंट स्मिथ, ये कहता है शाहजहां मनुष्य और शासक दोनों के रूप में क्या रहा था? असफल रहा था।
आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखिए साझा है, इसका यूरोपियों के साथ में संबंध है। यूरोपियों के साथ में संबंध साझा का, देखिए साहब क्या संबंध रहा यूरोपियों के साथ में इसका साझा का संबंध। कौन कौन से इसके समय व्यक्ति आए? ट्रेवनियर, ट्रेवनियर इसकी पुस्तक है द सिक्स वॉयेज, ये इसकी पुस्तक है ट्रेवनियर की। इसने पूर्व की 7 यात्राएं करी थी, 7 यात्राएं करी थी, जिसमें 6 यात्राएं शाहजहां व औरंगजेब के समय की थी। 12वीं सदी का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त यात्री था। पैसे से जोरी था इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और शाहजहां के काल में कहता है कि शाहजहां वैसे ही शासन करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों पर, एक पिता अपने बच्चों पर करता है। ये किसका कथन है साहब? ट्रेवनियर का। और ताजमहल के निर्माण में, ताजमहल के निर्माण के अंदर 20,000 मजदूरों का प्रयोग हुआ था, ये भी कहता है। 2 नंबर पे है बर्नियर। बर्नियर है, इसकी पुस्तक है साहब ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, ये इसकी पुस्तक है। 12 वर्ष तक भारत में रहा, पेशे से चिकित्सक था, पेशे से चिकित्सक था। मुगल शहरों को शिविर की संज्ञा देता है। नेक्स्ट है करसी के पतन का विस्तार से वर्णन करता है। और इसके अनुसार करसी की बर्बादी मुगल राजनीति की अंतर्निहित विशेषता है, ये इसका कथन है करसी के ऊपर। इसके अनुसार दक्कन हिंदुस्तान के सैनिकों का खुराक थी। नेक्स्ट है राजकीय कारखानों व सती प्रथा का विस्तृत वर्णन करता है। बनारस विश्वविद्यालय की तुलना यूनान के विश्वविद्यालय से करता है। यूनान के विश्वविद्यालय से करता है, किसकी तुलना करता है? यूनान के विश्वविद्यालयों की तुलना। अब देखिए पीटर मुंडी, इसके काल में तीसरा जो है ये है पीटर मुंडी।
इटली का था। दक्कन व गुजरात में, दक्कन व गुजरात के अंदर पड़े हुए अकाल का आंखों देखा वर्णन है, यह प्रस्तुत करता है। कौन करता है साहब? पीटर मुंडी। यूरोपियों के साथ में संबंध ऐसा जाके ट्रेवनियर है, इसकी पुस्तक है द सिक्स ऑफ वॉयेज। इसने पूर्व की ओर 7 यात्राएं करी थी, जिसमें से 6 यात्राएं शाहजहां औरंगजेब के समय थी। ये जो है 12वीं सदी का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त यात्री था, पेशे से जोरी था। कहता है शाहजहां के बारे में कि शाहजहां वैसे ही शासक करता है जैसा एक पिता अपने बच्चों के ऊपर करता है। ये कहता है कि ताजमहल पर 20,000 मजदूरों ने काम किया था। इसके बाद में बर्नियर देखेंगे। इसकी पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 12 वर्ष तक भारत में रहा, पेशे से चिकित्सक था। मुगल शहरों को शिविर की संज्ञा देता है। कृषि के पतन का विस्तृत वर्णन करता है और कहता है इसके अनुसार कृषि की बर्बादी मुगल राजनीति की अंतर्निहित विशेषता थी। और कहता है कि दक्कन हिंदुस्तान के सैनिकों की खुराक थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदुस्तान से सैनिक है ये कहां से ज्यादातर होते थे? दक्कन से होते थे। राजकीय कारखानों और सती प्रथा का विस्तृत वर्णन करता है। बनारस विश्वविद्यालय की तुलना यूनान एथेंस के विश्वविद्यालय से करता है। अब पीटर मुंडी इटली का था। दक्कन व गुजरात के अंदर पड़े हुए अकालों का आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत करता है। कौन? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी। इसके बाद देखिए, इसके बाद अपन बात करते हैं मनुची। मनुची है। इसकी जो पुस्तक है ये है स्टोरियो मोगोर। 17वीं सदी के भारत का दर्पण की संज्ञा दी जाती है किसकी पुस्तक को? स्टोरियो मोगोर को। इसके अंदर शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन करता है। यह दारा की सेना में तोपची था। और मनुची है ये दारा का विस्तृत वर्णन भी करता है। 1665 में पुरंदर की संधि में भी क्या था? उपस्थित था। मुगलों और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है, तो इस संधि में भी उपस्थित था। कौन? मनुची। तो मनुची है, इसकी पुस्तक है साहब स्टोरियो मोगोर। 17वीं सदी के भारत का दर्पण कहते हैं इस पुस्तक को। शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्धों का वर्णन करता है। शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध थे। दारा की सेना में तोपची के रूप में भर्ती हुआ था और दारा का जो तमाम विवरण देता है ये किस प्रकार औरंगजेब है यह दारा को मरवाएगा, ये तमाम वर्णन देता है। 1665 के अंदर पुरंदर की संधि के समय भी ये क्या रहता है? उपस्थित रहता है। अब उत्तराधिकार युद्धों के बारे में बात करेंगे साहब। उत्तराधिकार युद्धों के बारे में बात करेंगे तो देखिए दारा शिकोह देख लेते हैं एक बार। दारा शिकोह जन्म है 1615 मुमताज। दारा है यह है कादिरी संप्रदाय या कादिरी सिलसिले के सूफी संत मुल्ला शाह का शिष्य था। शाहजहां ने 1652 में दारा को मुल्तान और
काबुल का सूबेदार बनाया था और शाह बुलंद की उपाधि दी थी। शाह बुलंद की इसको उपाधि दी थी। लेनपुल है, यह दारा को लघु अकबर कहता है। दारा ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। सिर अकबर के नाम से अनुवाद किया था। 5 ग्रंथों की रचना करी थी। 5 ग्रंथों की इसने रचना करी थी। कौन कौन से? सफीनात उल औलिया, इसमें सूफियों का जीवन वृतांत है। दूसरा है सकीनात उल औलिया, उसमें सूफी जो हैं, सूफी संत हैं, इनकी जीवनियां हैं। तीसरा है हसानत उल आफरीन, ये है संतों की वाणी और संतों के वैराग्य का विवेचन है। नेक्स्ट है तारिकात उल हकीकत, ये है इसके अंदर दार्शनिक बातें हैं। नेक्स्ट है रिसरला ए अकनुमा, इसमें सूफी प्रथाओं का क्या दिया गया, सब वर्णन दिया गया है। मजमा उल बहरीन, इसका मतलब होता है 2 महासागरों का मिलन। ये दारा ने इसके अंदर वेदांत और सूफीवाद के शास्त्रीय शब्दों की तुलना इसके अंदर। अब उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करेंगे। ये बात थी दारा शिकोह की। दारा शिकोह है, ये शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। 1615 के अंदर मुमताज की गर्भ से पैदा हुआ। कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का संत था, शिष्य था। मुल्ला शाह नामक संत का शिष्य था। कौन? दारा शिकोह। 1652 के अंदर दारा जो है यह मुल्तान और काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया और इसे शाह बुलंद की उपाधि है, यह कौन देता है? शाहजहां देता है। लेनपुल है, ये दारा शिकोह को लघु अकबर कहता है। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और इनका नाम रखा शिर अकबर। 5 ग्रंथों का रचनाकार है दारा शिकोह। कौन सा? सफीनात उल औलिया सूफियों की जीवनी से संबंधित है, सूफियों के जीवन से संबंधित इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें हैं। सकीनात उल औलिया, ये सूफी संतों की इसमें जीवनियां हैं। हसानत उल आफरीन, संतों की वाणी और वैराग्य विचार हैं संतों की इसमें। तारिकात उल हकीकत, इसके अंदर दार्शनिक विचार हैं। और रिसरला ए हकनुमा, इसके अंदर सूफी प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। मज़्म उल बहरीन है, ये जो है इसे कहते हैं 2 महासागरों का मिलन। इसके अंदर वेदांत और सूफीवाद के सिद्धांत, वेदांत और सूफीवाद के शास्त्रीय शब्दों की इसमें क्या की गई है?
तुलना की गई। ये बात हुई थी दारा सिको की। दारा सिको के बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष है, ये बात करेंगे। उत्तराधिकार संघर्ष, देखिए सर, उत्तराधिकार संघर्ष है। शाहजहां के पुत्रों दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें रोशन आरा किसकी बहन थी, औरंगजेब की सगी बहन थी और औरंगजेब का साथ देती इस युद्ध के अंदर। जहां आरा किसकी बहन थी, दारा शिको की बहन थी और किसका साथ देती युद्ध में, दारा शिको का साथ देती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रांसीसी यात्री। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर की भी बात करी थी ना। इसने दारा शिको तथा औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का यह साक्षी रहा है। फ्रांसीसी बर्नियर, देखिए सर, उत्तराधिकार जो युद्ध है, अब देखिए अंदर 5 युद्ध होते हैं। 5 युद्धों के अंदर अपन बात करते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी। पहला जो युद्ध है ये है बहादुरगढ़। कहाँ पर है साहब, बनारस के अंदर है बहादुरगढ़ का युद्ध। कब होता है, जनवरी 1658। किन किन के मध्य, सुलेमान मिर्जा वर्सेज सुलेमान मिर्जा और साथ में जयसिंह था वर्सेज शाह शुजा। विजय होती है शाही सेना की। दूसरा युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत है उज्जैन एमपी के पास में और ये युद्ध होता है अप्रैल 1658। शाही सेना का नेतृत्व कासिम खान व जसवंत राठौड़ वर्सेज औरंगजेब। इसके साथ में इसका भाई मुराद था। विजय किसकी होती है, औरंगजेब वाले गुट की होती है। तीसरा है सामूगढ़। सामूगढ़ है आगरा के अंदर। ये होता है मई 1658 के अंदर। इसमें शाही सेना का नेतृत्व दारा कर रहा था और विपक्ष में औरंगजेब व मुराद होते हैं। विजय किसकी होती है, औरंगजेब और मुराद की। इस युद्ध में दारा के भाग्य का फैसला हो गया और मुराद को बंदी बनाया गया। मुराद को बंदी बना लिया गया और जून 1658 को औरंगजेब ने आगरा के किले में अपने पिता शाहजहां को क्या कर दिया, कैद कर दिया। चौथा युद्ध है खजवा का युद्ध। खजवा कहाँ पर है, इलाहाबाद यूपी में है। युद्ध कब होता है, जनवरी 1659 में। किन किन के मध्य, औरंगजेब वर्सेज शाह शुजा के मध्य युद्ध होता है। शाह शुजा है हार करके
अराकान भाग जाता है, यानी बर्मा अराकान भाग जाता है और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करें, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद शाहजहां के बेटों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होता है। रोशन आरा है युद्ध के अंदर औरंगजेब का साथ देती है, औरंगजेब की बहन थी जहां आरा है किसका साथ देती है, दारा शिकोह का साथ देती है। फ्रांसीसी बर्नियर था, इसके बारे में अपन ने तमाम बातें कर भी ली है। ये दारा शिकोह तथा औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, साक्षी रहा है। देखिए कितने युद्ध होते हैं उत्तराधिकारी युद्ध, 5 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध है बहादुरगढ़ का युद्ध बनारस, जनवरी 1658 में होता है। सुलेमान मिर्जा जयसिंह जो थे ये शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे और शाह शुजा जो था ये विपक्ष में था। विजय किसकी होती है, शाही सेना की। फिर होता है धर्मत उज्जैन के अंदर युद्ध, अप्रैल 1658 के अंदर। कासिम खां और जसवंत सिंह राठौड़ शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे और विपक्ष में औरंगजेब व मुराद की सेना होती है, जिसमें औरंगजेब व मुराद विजय होते हैं। तीसरा है सामूगढ़ आगरा का युद्ध, मई 1658 के अंदर। दारा शिकोह और औरंगजेब व मुराद के मध्य युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब और मुराद जीत जाते हैं। इस युद्ध ने दारा शिकोह के भाग्य का फैसला कर दिया। औरंगजेब ने मुराद को बंदी बना लिया और जून 1658 के अंदर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के मुसमन बुर्ज में क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। चौथा युद्ध होता है खजवा का युद्ध, खजवा इलाहाबाद में है, जनवरी 1659 को। औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है और शाह शुजा है ये अराकान भाग जाता है और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए 5वां युद्ध, 4 युद्ध अपन ने देखे। 5वां जो युद्ध है ये होता है देवराय का युद्ध। देवराय है यह अजमेर में है और मार्च 1659 के अंदर युद्ध होता है। किन के मध्य, औरंगजेब वर्सेस दारा के मध्य किसकी विजय होगी, औरंगजेब की विजय होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए शाहजहां है ये है 1666 में आगरा में कैदी का जीवन व्यतीत करते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 8 वर्षों तक यह कैद के अंदर रहता है और यहाँ पर जहाँ आ रहा है ये इसकी क्या करती है, सेवा सुषमा करती है। जहाँ आरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। उपनाम है इसका मखमी या मखफी। इसकी जो उपाधि मखफी उपनाम से कविताएं करती थी ये। साहिबा तुझ जमानी इसकी उपाधि थी। शाहजहां ने इसको साम्राज्य की प्रथम महिला का खिताब दिया था, जिसे औरंगजेब ने भी बरकरार रखा और इसने शाहजहां की कैद में सेवा की थी। शाहजहां की कैद में क्या की थी, इसने सेवा की थी। ये बात होगी शाहजहां की। शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्ध में 5वां युद्ध है देवराय, अजमेर में है। देवराय स्थान मार्च 1659 में अजमेर और अजमेर में युद्ध होता है। किन किन के मध्य, औरंगजेब और दारा के मध्य, जिसमें औरंगजेब की क्या होती है, विजय होती है। और औरंगजेब है यह क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, भारत का सम्राट बन जाता है। शाहजहां जो है 1666 में इसको कैद कर लिया जाता है आगरा और 1658 में इसको कैद कर लिया जाता है। 1666 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। लगभग 8 साल तक क्या रहता है, ये कैद के अंदर रहता है। जहाँ आ रहा है इसका उपनाम मखफी है, उपाधि है साहिबा तुझ जमानी। शाहजहां ने इसको साम्राज्य की प्रथम महिला का खिताब दिया था, जो खिताब जहांगीर ने भी बरकरार रखा। और शाहजहां की कैद के अंदर जहाँ आरा क्या करती है, इसकी सेवा सुषमा करती है। तो ये बात जो थी
ये आपकी किसकी थी? शाहजहां की बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। शाहजहां के बाद में अपन बात करेंगे औरंगजेब की आने वाली क्लास में। धन्यवाद।